जो नेता आपके यहाँ से जाते हैं कांग्रेस से, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? प्रूव करना होता है या पहले की खुन्नस होती है या क्या होता है? उनके शब्द हैं, राहुल गांधी बाज आजा नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो दादी का हुआ। दादी का क्या हाल हुआ? दादी को आतंकियों ने 32 गोलियों से भून डाला क्योंकि वो इस देश को एक रखना चाहती थी। लेकिन मोदी जी के पार्टी का एक व्यक्ति उनकी हत्या की बात कर रहा है और मोदी जी चुप रहेंगे। मेरे ख्याल से ये किसी भी तरह से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई और हो, ये अस्वीकार्य है। ऐसे लोगों की, ऐसी सोच की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और जो हमारे यहां से जाते हैं उन बेचारों को डबल प्रूफ करना पड़ता है कि हम अब आपके भक्त हो चुके हैं हमारे। और कैसे प्रूफ करेंगे? साक्ष्य और तथ्य से तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं। तो भक्ति प्रूफ करने का बेस्ट तरीका है कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलो, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलो। हरियाणा के चुनाव पे चलते हैं थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं क्या? विनेश वो बेटी है, जब मेडल लेकर आई तो प्रधानमंत्री उससे मिले, उसका हौसला अफजाई करी, सब कुछ किया। लेकिन जब विनेश ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो उसी विनेश को 15 अगस्त को, आजादी के दिन, हमने सड़कों पे घसीटते हुए और बूटों तले रौंदते हुए भी देखा। आजाद भारत में किसी भी राज्य को कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया। आपने एक राज्य की अस्मिता पर ऐसा प्रहार किया कि उसको खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। मेरा 370 पर ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन मैं इस पर जरूर बोलूंगी कि आपने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जब पहला चुनाव आया लोकसभा का, तो आप अनंतनाग राजौरी में, आप बारामूला में, आप श्रीनगर में चुनाव लड़ने की आपकी हैसियत नहीं थी, आप भाग खड़े हुए। तो ये किसके सगे हैं? ये शायद खुद बीजेपी को नहीं पता है। वहां पर जाकर बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री और अमित शाह करते हैं। मतलब आईना दिखा के पूछना चाहिए, मणिपुर 16 महीने से जल रहा है, वहां जाने की आपकी ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है। मेरा अपना मानना है कि बयान जो है वो नेताओं को बहुत सोच समझ कर देने चाहिए और इस उद्देश्य से जरूर सोचना चाहिए कि आपके हर बयान को तोड़ मरोड़ के, आपके हर बयान को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इतिहास आप रचते हैं, इतिहास आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास आपको कैसे याद रखेगा वो आपके आज के कर्म, आज के कानून, आज की नीतियां, आज का जो आपका आचरण है उससे इतिहास याद करेगा। इतिहास शायद आपको उस प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा जो मंच से मुजरे की बात करता था, जो मंच से कहता था मैं कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। इसके पहले राहुल गांधी विदेश गए हैं और हमारे देश में आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि राजनीति जो है वो हमेशा गरमाई रहती है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और समझ में ही नहीं आता है कि हमारे यहाँ खास तौर पर बीजेपी के लोगों को क्या परेशानी हो जाती है कि अंतरी मंत्री संतरी सारे कूद कूद कर लगातार बयान देने लगते हैं। चलो, बयान तक तो ठीक बात थी, उनका फर्ज है, करना पड़ता है उनको, और कोई तरीका नहीं है। बयान नहीं देंगे तो हाईलाइट में कैसे आएंगे? जो ही राहुल गांधी गए उनको ये सब करना पड़ता है कि वो विदेश गए हैं तो देश की बुराई कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की बुराई करना देश की बुराई बन गया हो। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस काम में इतना आगे निकल गए हैं कि एक सीनियर व्यक्ति ने, जो 3 बार एमएलए रहा है, वैसे वो कांग्रेस से एमएलए रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बेटे पार्षद हैं, अच्छी खासी उम्र वाले हैं, पॉलिटिक्स की है, वो चौराहे पे खड़े होकर राहुल गांधी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारी राजनीति यहां तक पहुंच गई है। क्या वजह है इसकी? इन चुनाव में कांग्रेस की जो सफलता रही, कांग्रेस जिस तरह से इस चीज में कम से कम कामयाब रही कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार तो क्या बहुमत तक भी नहीं पहुंचने दिया। हरियाणा चुनाव में क्या उम्मीद की जा रही है? जम्मू और कश्मीर का चुनाव जिस पर बहुत कम बात होती है, वहां क्या पोजीशन है? कांग्रेस के भीतर और बाहर क्या चल रहा है? और साथ में देश की दूसरी राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज बुलाया है कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता, वहां के आईटी सेल की हेड, सोशल मीडिया की हेड और जानी मानी नेता सुप्रिया श्रीनेत जी को। पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा सुप्रिया जी कि जो नेता आपके यहां से जाते हैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? प्रूव करना होता है या पहले की खुन्नस होती है या क्या होता है? मतलब मारवा साहब जो हैं सीनियर आदमी हैं, दिल्ली विधानसभा जब से बनी 3 बार वो विधायक रहे जंगपुरा से, शीला दीक्षित जी के बहुत करीब रहे वो एक ज़माने में, और आज इस तरह की बात। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एक बड़ा सीधा सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, और उसका जवाब देने से पहले, और इस पर मेरा पास जवाब है, लेकिन मैं उसके पहले इस वाक्य पर जरूर थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। मारवा जी कोई छुटभैये नेता तो है नहीं, बिल्कुल 3 बार के विधायक है, उनका लड़का बीजेपी का पार्षद है, अब वो बीजेपी के सदस्य है।
बीजेपी में ऐसी कौन सी नफरत की घुट्टी पिलाई जाती है कि एक सामान्य आदमी इस तरह का जहर उगलने लगता है। जब मैं उनको कल सुन रही थी तो मुझे वो वाकया याद आ रहा था जब राहुल जी उनके लिए प्रचार कर रहे थे, उनके मंच पर खड़े थे, साझा कर रहे थे, उनको उनके साथ हाथ मिला रहे थे। ऐसा क्या करती है बीजेपी कि लोगों को नफरती बन के अपने आप को साबित करना होता है? आपका एक ऑफिस चलता है, आपके ऑफिस में लोग आते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है ना, आप देखते हैं कि कौन कितना अच्छा लिखता है, कौन क्या एडिट करता है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अगर यह है कि कौन कितना ज्यादा जहर उगल सकता है, कितनी बेतुकी बातें कर सकता है, किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोल सकता है, तो यह हाल होता है। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इस तरह की बात तो किसी को स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। आपके बड़े नेता हैं दिल्ली के और उनके शब्द हैं राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो दादी का हुआ। दादी का क्या हाल हुआ? दादी को आतंकियों ने 32 गोलियों से भून डाला क्योंकि वो इस देश को एक रखना चाहती थी। दादी वही थी ना जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उनको उस समय दुर्गा की उपाधि उनके विपक्षियों ने दी थी। तो मेरा अपना मानना है कि कोई व्यक्ति सरेआम सार्वजनिक रूप से एक सांसद के बारे में, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जब ये बात करता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर चोट है। और मेरा अपना मानना है इसमें कांग्रेस बोले इससे बेटर है कि बीजेपी कुछ कार्रवाई करे। मतलब क्या नड्डा जी, क्या मोदी जी, क्या अमित शाह जी ये चुपचाप स्वीकार कर लेंगे कि ऐसा एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहा है? ये मेरा अपना सवाल है। जो कानूनी कार्रवाई होगी, आगे की बात है कि दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं कार्रवाई करनी मैं चाहिए? वही क्योंकि जितना मैं जानता हूं कानून, बिल्कुल ये कानूनन अपराध है किसी को धमकी देना। एब्सोल्युटली अपराध है और हम इसकी कानूनी कार्रवाई जो होगी वो करेंगे। उसमें चाहे हमें वो एफआईआर करनी हो, कोर्ट करना, वो सब हम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है, वहां पर खुलेआम ये बात कही जा रही है और बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है प्रतिक्रिया? आपके राहुल गांधी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। राहुल गांधी तो वो शख्स है जो अमेरिका में कह रहे हैं कि मैं मोदी जी से बिल्कुल घृणा नहीं करता हूं, मैं नफरत नहीं करता हूं उनसे, मेरी उनसे वैचारिक असहमति है। लेकिन मोदी जी के पार्टी का एक व्यक्ति उनकी हत्या की बात कर रहा है और मोदी जी चुप रहेंगे। मेरे ख्याल से ये किसी भी तरह से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई और हो, ये अस्वीकार्य है। ऐसे लोगों की, ऐसी सोच की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और अब आपका जो सवाल था, अगर मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं उसका एक कल्चर होता है। उसका कल्चर क्या है? अगर आपकी उपयोगिता, अगर आपकी रेलेवेंस, अगर आपका वजूद ही राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलना, उनको गाली देना, उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां रचना है, तो वही आप करिएगा क्योंकि यही आपकी उपयोगिता है। मोदी जी के आधे मंत्रियों की उपयोगिता है, मोदी जी के आधे सांसदों की उपयोगिता है। और जो हमारे यहां से जाते हैं उन बेचारों को डबल प्रूफ करना पड़ता है कि हम अब आपके भक्त हो चुके हैं। और कैसे प्रूफ करेंगे? साक्ष्य और तथ्य से तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं। तो भक्ति प्रूफ करने का बेस्ट तरीका है कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलो, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन वो जितना ये करते हैं वो सिर्फ अपना ही नहीं, बीजेपी का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं बहुत सारे बीजेपी के लोगों से मिलती हूँ, किसी से टेलीविजन डिबेट पर, किसी से मार्केट में, किसी से एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाती है। बड़ा असंतोष है बीजेपी के अंदर। ये जो हमारे यहाँ के लोग जाके वहां पर बबक बबक के बोलते हैं, लोगों को लगता है तो हम क्या दरी बिछाने के लिए यहाँ पे? और वैसे भी देखा जाए तो बीजेपी के अगर आप खाटी जनसंघ से चले आ रहे हैं तो आपको दरी बिछानी है। जो कांग्रेस के आ रहे हैं वो एमपी, मंत्री, प्रवक्ता बनेंगे, तुरंत बन रहे हैं। आप तुरंत बन रहे हैं। किरण चौधरी जी को राज्यसभा दिया गया, उनकी बेटी को तुरंत विधानसभा का टिकट दिया गया। लेकिन परिवारवाद पर यह कड़ा प्रहार है। हरियाणा के चुनाव पे चलते हैं थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में, और ये बेवकूफी होगी अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट रहें, किसी भी चुनाव में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता तत्वगत्वा जाके ईवीएम पर तय करेगी। मेरा अपना मानना है कि हरियाणा में 10 साल के बीजेपी शासन का एक सबूत है। बातें करने को हम बेरोजगारी पे कर सकते हैं, हम ड्रग्स पे कर सकते हैं, हम पदों पे खाली पे कर सकते हैं, लेकिन हर समाज का एक प्रतिबिंब बन जाता है। हरियाणा का आज क्या साक्ष्य है? हरियाणा का यह साक्ष्य है कि 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है, 46,000 उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। वहां एक टीचर है जो कह रहा है मुझे 10-12 हजार मिलता है, मुझे 15,000 मिल जाएगा अगर मैं सफाई कर्मचारी बन जाऊं। वो टीचर की नौकरी छोड़ के करने को तैयार है और ये कच्ची नौकरी है। तो हरियाणा का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ये है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से, अगर आप दोनों शासन कालों को भी देखिए, जिस तरह से हरियाणा में नौकरियां बनी थी,
फॉरेन निवेश आया था, बड़ी बड़ी एमएनसीज आई थी, और उसके बाद हरियाणा में जिस तरह से वो अपराध का कैपिटल बन गया देश में, मतलब हम लोग राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बात कर रहे हैं, 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गाड़ी से पीछा करके गोलियों से भून दिया जाता है। यह अलग बात है कि भूनने वाले को लगा कि वो मुसलमान है इसलिए उसने ऐसा कर दिया और उसको इस बात का मलाल है, लेकिन ये देश की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर हो रहा है, गुड़गांव जल रहा था। तो मेरे हिसाब से जो स्थिति रही है और जो जिस तरह का हम वादा कर रहे हैं हरियाणा में, इसका दूसरा पक्ष ये होता है सुप्रिया जी कि जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश में जानता हूँ कितना विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में रहा हूँ लंबे समय तक और जानता हूँ वहाँ कितना विकास हुआ है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण जिस तरह का हुआ है वो कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में काम करता है। हरियाणा में भी तो ये हुआ होगा, क्योंकि लगातार जो आप जिस घटना का जिक्र कर रही हैं, पहले भी वो घटनाएं हुई हैं। ये अलग बात कि मुसलमान मारे गए तो काफ़ी हद तक खामोशी रही, सरकार तो कम से कम, कुछ दिन पहले हुआ था कि एक गांव में एक मुस्लिम को लिंच किया गया था, तो वहां के मुख्यमंत्री क्योंकि शक था, क्योंकि शक था, और वहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि गाँव के लोग गाय को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, तो ऐसी घटनाएं हो जाती। बिल्कुल, मेरा अपना मानना है 2024 के चुनावों ने कुछ चीजें बड़ी साफ की हैं। एक चीज साफ करी है कि अगर संविधान पर आंच आएगी तो ये देश खड़ा हो जाएगा। एक बात यह भी साफ करिए कि नफरत पर जो बीजेपी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आप नफरत फैलाते जा रहे हैं, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप मंच से मंगलसूत्र और मुजरा और टोपी वाले और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते घुसपैठिया, आप एक वर्ग विशेष को बिल्कुल विलेनाइज कर रहे हैं। उसका क्या नतीजा हुआ? आप तो बड़े ढोल बाजे ताशे के साथ चले थे 400 लेने, आपको 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। असलियत यह है कि अगर आज टीडीपी और जेडीयू ना हो तो आप सरकार नहीं चला सकते हैं। आपको बैसाखी पर इस देश की जनता ले आई। तो मेरा एक बहुत इन्नेट फेथ इन द विजडम ऑफ पीपल है, और मुझे लगता है कितनी भी ध्रुवीकरण की बीजेपी कोशिश करे, अंततोगत्वा ना अशोक जी, बात हमारी थाली पर रुक कर आ जाती है। खाने को मिल रहा है, घर में 2 पैसे आ रहे हैं, जवान लड़का ड्रग कर रहा है या नौकरी कर रहा है, इस पर बात आके रुक जाती है। और मुझे लगता है हरियाणा में भी ये होगा। विनेश को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि ये फैक्टर कितना, क्योंकि विनेश को लेकर एक दूसरा पूरा चलाया जा रहा है कि ये पूरा आंदोलन आप लोगों ने कराया था, आप लोगों ने आरोप लगवाए थे और सारा कुछ था। मैं विनेश को सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देखती हूं, और मैं इसलिए मैं इस सवाल का जवाब एक औरत होकर दूंगी, और उसके बाद मैं बिल्कुल कांग्रेस की बात करूंगी। विनेश कौन है? विनेश इस देश की वो बेटी है जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी घर की बेटी कहा था। विनेश वो बेटी है, जब मेडल लेकर आई तो प्रधानमंत्री उससे मिले, उसका हौसला अफजाई करी, सब कुछ किया। लेकिन जब विनेश ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो उसी विनेश को 15 अगस्त को, आजादी के दिन, हमने सड़कों पे घसीटते हुए और बूटों तले रौंदते हुए भी देखा। उस विनेश ने जब न्याय की गुहार लगाई तो उसको विक्टिम बना दिया गया, उसकी विक्टिम शेमिंग हुई। और जब उस विनेश, जिसकी वो हकदार थी एक गोल्ड मेडल की, उसने 3 दिन में 3 जंग जीती थी ओलंपिक में, और अब सारी पिक्चर साफ है। विनेश ने, आपके एक साथी हैं उनके, अपने उस पे कहा है, अजीत अंजुम जी के शो पे कहा है कि जो हुआ उसके बारे में एक दिन मैं बात करूंगी, लेकिन मेरे साथ आकर फोटो खिंचाकर जिस तरह से पीटी उषा जी चली गई, या जिस तरह से मुझे अपनी जंग खुद लड़नी पड़ी, केस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, ओलंपिक एसोसिएशन भी कर सकती थी, नहीं हुआ, और 100 ग्राम की वजह से हमारा एक मेडल चला गया क्योंकि किसी के ईगो पर बनाई थी। और ब्रजभूषण सिंह कहता है अच्छा हुआ। मैं उस पे आ रही हूं। मेरा अपना मानना है, ये सारी बातें एक तरफ, और जिस व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप है वो कह रहा है कि मैं तो शुक्रगुजार हूं भगवान का, इनको मेडल नहीं मिला, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। और मुझे दिक्कत इस बात की कि मीडिया उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है। जिस दिन विनेश को टिकट मिला, विनेश का इंटरव्यू, विनेश की फोटो नहीं चल रही है, सारे टीवी चैनल्स पे ब्रजभूषण सिंह की चल रही है। मतलब हम कौन सा समाज बना रहे हैं जहां पर हम यौन शोषण के चार्जशीटेड आरोपी को, भाई एक तो होता है आरोप लगा देना, पुलिस ने 1500 पन्ने की चार्जशीट में माना कि साक्ष्य है, कोर्ट ने माना कि साक्ष्य है, और उसके बाद ब्रजभूषण को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये देश कहां जा रहा है? तो मेरे लिए विनेश, मुझे लगता है मेरे लिए विनेश एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, एक जो जिजीविषा होती है लड़ने की, वो है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि उसको हरियाणा जिताएगा, क्योंकि वो सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं है, वो इस देश की बेटी है, और ये देश अपनी बेटियों का, अपनी बहुओं का सम्मान करता है, बीजेपी भले ना करे। तो मेरे लिए विनेश की जीत और प्रचंड जीत बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विषय है। कश्मीर पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कश्मीर को लेकर भी बहुत कुछ हो रहा है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी लड़ नहीं पाई थी वहां पर, मतलब घाटी के अंदर अपने कैंडिडेट तक नहीं दे पाई थी। इस बार वो जरूर लड़ रहे हैं। कश्मीर में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया, और चूंकि कश्मीर के इतिहास से मेरा परिचय है तो मैं जानता हूं कश्मीर को आपसे बेहतर कम लोग जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका जो अलायंस है वो नेचुरल है, बहुत लंबे समय से लगातार चलता आ रहा है।
लेकिन जिस तरह का 370 हटाने के बाद माहौल बनाया गया है, उसमें इसको भी एंटी नेशनल कह के पेश किया जा रहा है। मतलब दुलत साहब ने कहा कि रूबिया सईद को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने अगवा किया था, उन लोगों के लिए बदले में आतंकवादी छोड़ने के लिए फारूक साहब तैयार नहीं थे, और इस पर भी विवाद हो रहा था। कश्मीर को लेकर जो इस तरह का माहौल बनाया गया है, कश्मीर के इलेक्शन के कैसे देख पा रही हैं? क्योंकि एक बड़ी बात वहाँ हुई है कि 20 लाख वोटर्स बढ़ाए गए हैं। वहाँ जो आर्मी के लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं, वहाँ जो ऑफिसर्स हैं जो ज़्यादातर बाहरी हैं वो भी वोट दे सकते हैं। ये 20 लाख वोटर्स बढ़ाए गए हैं। दूसरा, कश्मीर के इलेक्शंस में क्या होता है हम लोग जानते हैं, उसको बहुत डिटेल में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कश्मीर के चुनाव को आप लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं? और मैं ये भी जानता हूँ कि मीर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, गुलाम अहमद मीर साहब वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी आपके लोग बहुत मेहनत नहीं, सारे नेता मेहनत कर रहे हैं। आपने दुल्लत साहब का क्योंकि नाम लिया, दुल्लत साहब ने ना सिर्फ इस पर कहा है कि रुबैया जी का जब अपहरण हुआ तो उसके खिलाफ थे फारूक साहब ने IC 814 के आतंकियों को भी छोड़ने के खिलाफ मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था नहीं छोड़ना चाहिए। फारूक साहब का एक स्टैंड रहा है कि अगर एक बार आप आतंक, और मैं आपको बस एक बात बता दूं कि डान ने, जो पाकिस्तान का अखबार है, उसने रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ उसके बाद एक खबर छापी और उसमें लिखा कि ये एक बंदर घुड़की थी जो काम आ गई। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जिन फारूक साहब को आप स्टेज पे बुलाकर पूछते हैं कि क्या आप भारतीय हैं, और वो उस देश के एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपका लोकतंत्र में कितना यकीन है ये बीजेपी को खुद समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें अलग अलग विषयों पर कश्मीर पे करूंगी और हो सकता है उसको हम फाइनली जोड़ पाएं। कश्मीर को बहुत सारी लेंस से देखना होगा। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, 10 साल से राष्ट्रपति शासन लागू है। आजाद भारत में किसी भी राज्य को कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया। आपने एक राज्य की अस्मिता पर ऐसा प्रहार किया कि उसको खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। आपके हाथ में छोटे छोटे आज भी आपके पास स्टेट्स हैं। और आपने बनाकर कश्मीर में क्या किया? कश्मीर में जो जमहूरियत है, जो कश्मीरियत है, जो लोगों की अस्मिता है, उस पर प्रहार किया। असलियत यह है कि यह सब करने के बाद, मेरा 370 पर ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन मैं इस पर जरूर बोलूंगी कि आपने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जब पहला चुनाव आया लोकसभा का, तो आप अनंतनाग राजौरी में, आप बारामूला में, आप श्रीनगर में चुनाव लड़ने की आपकी हैसियत नहीं थी, आप भाग खड़े हुए। असलियत एक ये भी है अशोक जी, और इसके बारे में कम चर्चा होती है, कि इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने, और ये एक पैटर्न है, इस पर मुझे लगता है आपको एक शो भी कर देना चाहिए, 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में अगर कोई आतंकी हमला होता है और उसमें हमारे जांबाज शहीद होते हैं, और लगातार हो रहे हैं, इनके अभी चुनाव के बाद भी हुए, और उस पर मैं अभी बात करूंगी। प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते, प्रधानमंत्री की ओर से एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना का शब्द नहीं आता है। प्रधानमंत्री क्या क्या चीजें ढूंढकर ट्वीट करते हैं। मतलब मेरा अपना मानना है कि आप सच्चाई से मुंह मोड़िएगा तो सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। अब मैं बात करती हूं कश्मीर में आतंक की, या कश्मीर में जो ये कहते हैं इन्होंने क्या किया है। IC 814 एक सीरीज आई, अनुभव सिन्हा बहुत बढ़िया फिल्म मेकर, उन्होंने एक सीरीज बनाई। सीरीज को जो डॉक्यूमेंटेशन था वो एक किताब पे आधारित था, लोगों से बात करके किया, जो पैसेंजर्स थे वो पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ऐसा था। आक्रोश ये नहीं है बीजेपी को और भक्तों को कि 3 दुर्दांत आतंकवादी छोड़े गए और उन्होंने सदन पे हमला किया, उन्होंने पुलवामा किया, उन्होंने 26/11 किया। ये आक्रोश है कि फलाने का नाम क्या कर दिया, जिस नाम से वो बुलाए जा रहे थे उस नाम वो किया, और क्या किसी को पता नहीं था कि वो पाकिस्तानी थे? ये तो बात सबको पता थी। तो मेरा अपना मानना है कि इतिहास को बदलने की जो कोशिश करी जाती है ना, कि किसी तरह से जहां पे हम गलत दिख रहे हो वहां पे नहीं। अब आपने कश्मीर के चुनाव को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और इसलिए सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि ये कश्मीर के हक की बात है। कश्मीर का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी देश से हायर थी, एवरेज लिटरेसी बाकी देश से हायर थी, एवरेज HDI बाकी देश से हायर थी, एवरेज इनकम हायर थी, मोर्टेलिटी रेट सब कुछ बेटर था बाकी देश से। आप कश्मीर को किस कगार पर ले आए? आप कश्मीर को आज इस कगार पर ले आए कि वहां के पढ़े लिखे बच्चे या जम्मू के बच्चे, उनके पास कोई एवेन्यूज नहीं है। कश्मीर में आपने क्या वहां पे कारोबार शुरू किया? आपने कहा 370 हटेगा तो शांति आएगी। आपकी सरकार बनने के करीब 90 दिन हो गए। आपकी सरकार बनने के बाद 21 हमारे जाबाजों की शहादत हुई है, और अब हमले डोडा और जम्मू में हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि स्थिति अंडर नियंत्रण है। तो मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर इन सब बातों का जवाब देगा, और स्पेशली कश्मीरी पंडित इसका जवाब देंगे। आपने उनको मोहरा बना के यूज किया, आपने उनके ऊपर एक नफरती पिक्चर भी बना दी, आपको कोई साक्ष्य से मतलब नहीं था। वो कह रहे हैं भाई ये सब तो कर लिया, लेकिन जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हमारी चुन चुन के हत्या अगर राहुल भट्ट की और रजनी बाला की हो रही है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप हम पर लाठियां बरसा रहे हैं, आप हम पर करंट वाले तार लगा रहे हैं, तो ये किसके सगे हैं? ये शायद खुद बीजेपी को नहीं पता है। वहां पर जाकर बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री और अमित शाह करते हैं।
मतलब आईना दिखा के पूछना चाहिए, मणिपुर 16 महीने से जल रहा है, वहां जाने की आपकी ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है, कश्मीर में जाके सीना ठोक रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि कश्मीर में इलेक्शन जरूरी है, कश्मीर में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए और चुनी हुई सरकार जवाबदेह होती है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर कठपुतली है दिल्ली के, वो किसके जवाबदेह हैं? वो जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, वो जैसे मन में आ रहा है कानून पारित कर रहे हैं। कश्मीर में लोगों के जो 80-80 90-90 साल से जहां पर दुकानें, घर, होटल, कारोबार चल रहा था, उसको हटाया जा रहा है, उसकी लीज कैंसिल करी जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है? मेरे हिसाब से ये बड़ी जरूरी बातें हैं। एक सवाल, चूंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप चाहें तो ये सवाल ना भी लें। नहीं, आप बिल्कुल इन सबके बीच सुशील कुमार शिंदे जैसे इतने सीनियर आदमी आकर बयान देते हैं कि मुझे डर लगता था। ये बयान आपको अजीब नहीं लगता है? मुझे लगता है कि 15 साल से लगातार कश्मीर जा, मैं इस बयान से असहमत हूं और घोर असहमति है। सुशील कुमार शिंदे जी मेरी बड़ी परम मित्र हैं, प्रणीति जी उनके पिता हैं, हमारे बड़े नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। मैं इसलिए असहमत हूं क्योंकि जब कश्मीर में जब हमारी सरकार थी यूपीए की, राहुल गांधी जी कुमार मंगलम बिरला से लेकर रतन टाटा, सुनील मित्तल, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर वहां गए थे। वो जाकर वहां पर उद्योग की बात कर रहे थे, कारोबार की बात कर रहे थे, तो आपको कैसे डर लग रहा था? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि बयान जो है वो नेताओं को बहुत सोच समझ कर देने चाहिए और इस उद्देश्य से जरूर सोचना चाहिए कि आपके हर बयान को तोड़ मरोड़ के, आपके हर बयान को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरे हिसाब से मैं उनकी बात से असहमत हूं क्योंकि मैं तो पत्रकार थी और मैंने देखा था कि राहुल गांधी जी एक पूरी बिजनेस डेलीगेशन को लेकर वहां पर गए थे और वहां पर पत्रकारिता करी थी, चर्चा करी थी। वो सारा बिजनेस डेलीगेशन उनके साथ खड़ा था। अगर इतने खराब वहां का माहौल होता तो ये बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स कहीं जाते हैं? ऐसे क्यों जाते? मैं तो नॉर्मल रिसर्चर की तरह जाता था, सिंपल से फ्लाइट लेके जाता था, सारा और आप सुरक्षित वापस आते थे, घूमता था आराम से, टैक्सी करता था और पूरा कश्मीर मैंने घूमा है। खैर, इतिहास पे चूंकि आपने बात की और हमारे यहाँ आई तो आखिरी सवाल इतिहास पे ही होना चाहिए। पिछले 10 साल से लगातार, बल्कि और 15 साल आप कह लीजिए या कम से कम 12-13 साल तो आप कह लीजिए, 2012 के बाद ये ट्रेंड दिखता है कि इतिहास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि दुष्प्रचार किया है, वो तो सब जानते हैं। काम किया है, इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं अपने यहाँ, लोगों को तैयार किया है, खड़ा किया है और ये एक हकीकत है कि देश में एक ऐसी आबादी उन्होंने बना दी है जो उनके उस व्हाट्सएप को मानती है, उस व्हाट्सएप को मानती है जिसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। बहुत सारा गोल गोल किया गया। इसके बरक्स आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या उनके लोगों ने इतिहास बदलने की कोशिश करी है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इतिहास आप रचते हैं, इतिहास आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास आपको कैसे याद रखेगा वो आपके आज के कर्म, आज के कानून, आज की नीतियां, आज का जो आपका आचरण है उससे इतिहास याद करेगा। इतिहास शायद आपको उस प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा जो मंच से मुजरे की बात करता था, जो मंच से कहता था मैं कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं, जो मंच से और जाके कहता था पंजाब से लौट के कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। आपने तो 3.5 करोड़ पंजाबियों की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था। तो मुझे अगर शिंदे साहब कश्मीर में डर रहे थे तो प्रधानमंत्री तो पंजाब में डर रहे थे। 3.5 करोड़ पंजाबियों पर आपने कहा था मैं सुरक्षित वापस आ गया, सुरक्षित वापस आ गया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की कोशिश है कि इतिहास को बदला जाए। इतिहास जो है वो है और इतिहास में एक ही असलियत है कि इस देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो आपके लोग ब्रिटिश के साथ खड़े थे, आपके लोग माखीफीनामा और मुखबिरी कर रहे थे, आपके लोग भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे अंग्रेजों को, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चला रहे थे और उस मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे जिसने 2 नेशन थ्योरी दी थी। ये अलग बात है कि सावरकर ने उसके पहले दी थी। तो आपके लोग ये कर रहे थे और मैं तो सिंपल चीज पूछती हूँ ना, पंडित नेहरू ने 9.5 साल जेल में बिताए, उन्होंने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई, भगत सिंह सूली पे चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस का हुआ, सरदार पटेल ने इस देश की 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ के किया। आपका क्या योगदान था? आपके एक नेता का नाम बताइए जो झंडा लेके चल रहा हो। आपके नेताओं ने तो तिरंगे को अशुभ मानकर 53 साल उसका तिरस्कार किया। तो मुझे लगता है ये इतिहास है और इस इतिहास को आप कितनी भी बदलने की कोशिश करिए, घटिया पिक्चरें बनवा के, विवादित बयान दिलवा के, ये बदलेगा नहीं। इतिहास रचा जाता है। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि बड़े सुनियोजित ढंग से फेसबुक और व्हाट्सएप फैक्ट्री बनाई गई है। उसमें तमाम संघियों को शामिल किया गया है, उनको बड़े बड़े पद दिए गए हैं, चाहे वो वाइस चांसलर्स हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो हर इंस्टीट्यूशन में जो लोग भराए गए हों। और इसीलिए जिस इंस्टीट्यूशनल सेंसस की हम बात करते हैं, जिस पर लोगों को बड़ी आपत्ति हो जाती है, कास्ट या सोशल इकोनॉमिक सेंसस क्या है?
इट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशनल सेंसस कि भाई कौन लोग कहां पर किस तरह के हैं। आज ये सच है कि हर इंस्टीट्यूशन में बीजेपी ने आरएसएस और संघ की मानसिकता के लोग भरे हैं। एक दिन वक्त बदलेगा और छटनी होगी, और मुझे लगता है छटनी होनी जरूरी है। आप जैसे लोग शायद हमारी बहुत मदद करते हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप हमसे भी कड़े सवाल पूछते हैं और पूछने भी चाहिए, ये आपका काम है। लेकिन आप जब इतिहास के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसको लोग सीरियसली पढ़ते हैं। आपकी तरफ से हम प्रेरित होकर हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोग जो काम इतिहास पे कर रहे हैं, जो इतिहास में तथ्य दे रहे हैं, बीजेपी के लोग जो है वो झूठ बोलकर चले जाते हैं, उनके फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है करना। मेरा अपना मानना है कि एक धरोहर है कांग्रेस की, एक धरोहर है इस देश की, और उस धरोहर को संजोना तो है ही, लेकिन आने वाले वक्त में जो इंस्टीट्यूशनल हराकरी विद इस हिस्ट्री करी गई है उस पर जरूर ध्यान देना होगा। ये मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि एक बात मैं कहता हूं, हमेशा ही कहता हूं कि इतिहास किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू अगर इस देश के प्रधानमंत्री थे तो देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हुए थे, वो एक संयोग का मामला था। बिल्कुल। तो इतिहास के साथ जब खेल होता है तो दरअसल आपकी अपनी धरोहर के साथ खेल हो रहा है। आपके दादा नाना या जो आपके पुरखे हैं वो जो जेल गए थे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इतिहास को संभालना, तो वर्तमान को संभालना भी हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पार्टियों की। पार्टियों से सवाल पूछिए और खुद के बारे में सोचिए, खुद के बच्चों के बारे में सोचिए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।